अभी तक हम लोगों ने पिछले क्लास में डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखा था, जिसमें हम लोगों ने फ्राउनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन जो हमें पढ़ना है उसको हम लोगों ने पूरे विस्तार से देखा था। और उसमें सेंट्रल मैक्सिमम, फर्स्ट मिनिमम, सेकेंडरी मैक्सिमम, इस सब के बारे में देखा था। अब हम आज आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग पोलराइजेशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। पोलराइजेशन ऑफ लाइट देखते हैं। सबसे पहले पोलराइजेशन क्या है वो देखते हैं, फिर पोलराइजेशन ऑफ लाइट देखते हैं, अच्छा रहेगा। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव का संभव है, यानी पोलराइजेशन इज ओनली पॉसिबल for ट्रांसवर्स वेव। केवल ट्रांसवर्स वेव का पोलराइजेशन संभव है। एक कॉमन उदाहरण देना चाहेंगे हम यहां पर कि जैसे ये कोई स्ट्रिंग है, इसे मैं यहां बांध दिया हूं और इसमें एक ऐसा कार्डबोर्ड लगाता हूं जिसमें इस प्रकार का एक कट है, लंबा कट देख रहे हैं आप वर्टिकली, और यही कट को एक और इस कार्डबोर्ड जिसमें हॉरिजॉन्टल कट होगा उसे मैं लगाता हूं। इसी कार्डबोर्ड को हमने घुमा दिया है। इसी तरह का एक कार्डबोर्ड दूसरा लिया है, उसमें कट कुछ इस तरह का है, घुमा दिया है। ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल। अब आप इस स्ट्रिंग को यहां से पकड़े और यहां से इसको हिला दें तो कैसी स्थिति होगी आप देखिए। यहां का पार्टिकल जो है वो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, यहां का पार्टिकल भी ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। इसी प्रकार यहां पर का भी पार्टिकल ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, और इस छेद के पास का भी पार्टिकल ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। इस प्रकार यहां भी वेव हमको ऊपर जाता हुआ नीचे आता हुआ, यानी ट्रांसवर्स वेव यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा। लेकिन आप गौर करिए कि ये स्लिट जो है वो क्या यहां का पार्टिकल को ऊपर जाने देगा? नहीं। और इसलिए इधर हमें कोई वेव नहीं मिलेगा, नो वेव। देखिए ये जो वेव था वो यहां पर नहीं मिला, खत्म हो गया, यानी पोलराइज्ड हो गया। हमने उसके एक प्रॉपर डायरेक्शन में हमने एक रेस्ट्रिक्शन डाल दिया। जब हम कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई बाधा डाल देते हैं जिससे कि पार्टिकल का ऑसिलेशन स्टॉप हो जाए, इसे ही हम पोलराइजेशन कहते हैं। यानी when we put a disturbance और कह सकते हैं कि obstacle, put an obstacle and stop the oscillation of particle in a proper direction, this is called polarization। हमने एक बाधा डाल दिया, ऑब्स्टिकल डाल दिया और इसको ऊपर ऑसिलेट करने से पार्टिकल को रोक दिया। देख रहे हैं आप? तो इस प्रकार हमें यहां वेव नहीं मिला, तो इसी को हम पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण कहते हैं। अब हम लाइट वेव के बारे में बात करेंगे। तो लाइट वेव में क्या होता है जरा देखिएगा। लाइट वेव का सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, यहां हम लाइट वेव लिख रहे हैं, लेकिन दिस इज वैलिड फॉर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड
और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होता है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। अच्छा रहेगा, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक हेडिंग बनाता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, electric and magnetic fields are perpendicular to each other। साथ ही साथ वेव के प्रोपोगेशन का जो डायरेक्शन होता है वो थोड़ा मैं डाल लेता हूं। वेव के प्रोपोगेशन का जो डायरेक्शन होता है वो E क्रॉस B के डायरेक्शन में होता है। ये ऑब्जेक्टिव में आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि वेव का जो प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो किस दिशा में होता है, तो E क्रॉस B के डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन इज अलोंग E क्रॉस B। Direction of propagation of electromagnetic wave is along E क्रॉस B। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो अगर मान लीजिए E क्रॉस B, अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है और हमारा मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग है, तो हमारा वेव जो चलेगा वो अलोंग एक्स एक्सिस, प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन। अब देखिए इस तरह से होता है। उतना अच्छा बहुत सारे बुक में नहीं है बनाया हुआ, लेकिन फिर भी कुछ इस तरह का होता है। ऐसा दिखना चाहिए जैसे कि दूसरे को परपेंडिकुलर हो। मैंने ये कोशिश किया है यहाँ दिखाने का। तो कुछ इस तरह से होता है। ये इसको एक दूसरे के परपेंडिकुलर हम दिखाने का प्रयास किए हैं, कोशिश किए हैं। पोलराइजेशन के बारे में कहेंगे। पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहिए या लाइट कहिए, अभी हम लाइट की अब बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि किसी प्रकार का कोई रुकावट ऑब्स्टेकल डाल दीजिए पार्टिकल के ऑसिलेशन डायरेक्शन में, इसी को पोलराइजेशन कहते हैं। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं। तो यहां पर इसी बात को यहां पर हम इस तरह से लिखते हैं कि when we put a restriction, पाबंदी, on the direction in which the electric and magnetic field vectors are allowed to oscillate, the resulting light
is called polarized light. आप यहां पर इस बात को समझ सकते हैं, हमने क्या लिखा कि when we put a restriction, जब हम डाल देते हैं कोई पाबंदी on the direction, रास्ते में, in which electric and magnetic field vectors are allowed to oscillate, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो ऑसिलेट करने के लिए अलाउ किया गया उस रास्ते में, तब जो परिणाम मिलता है, द रिजल्टिंग लाइट, जो इसके परिणाम स्वरूप जो रुकावट डालने के बाद जो लाइट मिलता है वो कहलाता है हमारा। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ लाइट है तो उसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे। यहाँ अगर कोई रस्सी नॉर्मल धागा है तो उसके जो ऑसिलेशन का लाइन है उसमें रुकावट डाले थे। बात समझ रहे हैं? पहले इसको लिख लीजिए फिर हम आगे बताते हैं। यहां पर देखिए, इसी चीज को समझाने के लिए एक फिगर देखिए। ये कोई सोर्स है, इससे अनपोलराइज्ड लाइट निकलता है। ये है सोर्स ऑफ unpolarized light, इसका इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी 2I0, 2I0। अब यहां से चारों दिशाओं में ये जो लाइट का वाइब्रेशंस है इसको दिखाया जा रहा है। अब देखिए, इसके रास्ते में एक पोलराइजर, जो उसको पोलराइज कर सके डालते हैं। पोलराइजर क्या होता है ये भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा। यहां पोलराइजर क्या होगा समझिए। प्लास्टिक या फाइबर का बना हुआ ऐसा एक डिस्क जैसा है, और उसमें उसके जो रिव्स मतलब कहिए कि उसमें जो ये देखिए, ये जो फाइबर है ये बहुत पास है, मतलब बहुत कम गैप है। एक फाइबर, एक ये देखते हैं, एक लंबा ऐसा मान लीजिए फाइबर का एक रॉड नुमा लगा हुआ है, और पतला है, काफी पतला है ये, और उसके बगल वाला उसके बीच में मतलब बहुत पास है, बहुत पास। जैसे कि कैसे हम वो छेद कार्डबोर्ड में कैसे हम छेद किए थे, एक छेद किए थे ना, इसके गैप था ना, उस तरीके से इसके बीच में बहुत मामूली गैप है। क्या कहना चाहिए समझ में आ रहा है ना बात? इस तरह का इसमें लगा होता है। ये डिस्क जैसा आकार, इसका डिस्क नुमा है। उतना अच्छा चित्र तो बहुत पास है। ये हमारा पोलराइजर है, पोलराइजर जो पोलराइज करेगा लाइट को, लाइट इस पर इंसिडेंट को। अब देखिए, इसके जो लंबा जो इसका रिव्स है तो वो तो एक दूसरे को रोकेगा, सिर्फ ऊपर नीचे वाइब्रेट करने देगा। तो क्या होगा जब लाइट इधर निकलेगा, मैं यहां दिखाता हूं। लाइट किस दिशा में वाइब्रेट करेगा? इस दिशा में वाइब्रेट करेगा। लेकिन ये जो देख रहे हैं ब्लू कलर से मैंने दिखाया है, इस दिशा में कोई वाइब्रेशन नहीं होगा। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, समझ रहे हैं बात?
जैसे ये ऐसे खड़ा है ये ब्लैक वाला, तो वो ऐसे है, मतलब इसके बीच से ऐसे पास करिए, समझ रहे ना, ऐसा है। इस दिशा में वाइब्रेशन बंद हो गया और सिर्फ ऊपर नीचे चाहिए, ऊपर नीचे है ना वो। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ। ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्यों कहा, ये समझ में आया? क्योंकि इस दिशा में वाइब्रेशन स्टॉप हो गया है, पोलराइज हो गया है, सिर्फ इसी दिशा में वाइब्रेशन है। अभी तो चारों तरफ दिख रहा था ना आपको, तो उस दिशा वाला वाइब्रेशन को रोक दिया ना, सिर्फ जो वर्टिकल वाइब्रेशन वो केवल दिख रहा है। तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इसमें वाइब्रेट कर रहा है, और जिधर रुक गया वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। और अब जो लाइट हमें मिल रहा है, अब जो हमें आगे लाइट मिल रहा है, उसका जो इंटेंसिटी है, जो मिल रहा है उसका जो इंटेंसिटी है, नया लाइट मिल रहा है, हम यहां पर लिखना चाह रहे थे, ये लिख दिए हुए हैं, वो इंटेंसिटी है IG। यानी पहले 2I नॉट इंटेंसिटी था, लेकिन पोलराइजर का इस्तेमाल कर हम उसको पोलराइज कर दिए, यानी पोलराइजर हॉरिजॉन्टल दिशा में वाइब्रेट नहीं करने दिया, सिर्फ वर्टिकल दिशा में वाइब्रेट करने दिया। तो वर्टिकल दिशा में प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, इन हॉरिजॉन्टल दिशा में प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होगा, देख रहे हैं। और अब जो लाइट का मिलेगा उसका जो इंटेंसिटी वो I नॉट होगा, पहले का आधा। यही बात यहां करा कि व्हेन वी पुट रेस्ट्रिक्शन, एक पाबंदी, हमने पाबंदी लगाया ना हॉरिजॉन्टल दिशा में वर्टिकल से, on the direction in which electric and magnetic field vector are allowed to oscillate, वो oscillate करने के लिए अलाउ किया गया है। The resulting light, तो इसके परिणाम स्वरूप जो लाइट मिलता है उसको कहते हैं हम लोग पोलराइजर। बात समझ में आया? तो पोलराइजर क्या है? एक डिवाइस है जो पोलराइजेशन में काम आता है, लाइट को पोलराइज करने में इस्तेमाल होता है, समझ रहे हैं? आपको दो लॉ जो बहुत महत्वपूर्ण है इसमें पढ़ना है, एक है मॉलस लॉ या लॉ ऑफ मॉलस, ये पूछता है बोर्ड में, और एक ब्रीवेस्टर लॉ। ये दो लॉ इंपॉर्टेंट है, तो बना लीजिएगा, आप बाद में बनाते कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बने आप जब आपने सोचा तो। अब हम लॉ ऑफ मॉलस या मॉलस लॉ भी आप कह सकते हैं इसको, वैज्ञानिक का नाम है मॉलस। उन्होंने जो नियम दिया है उसको देखते हैं। इसी चित्र से आगे बढ़ लेता तो सचित्र होने में सुविधा होती। ये पे हेडिंग बना लेते हैं क्या, यहीं से हम आगे बढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ मॉलस, आप इसको मॉलस लॉ सीधे भी कह सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन रह सकता है कि मॉलस लॉ को बताइए या लिखिए, एक्सप्लेन करिए। ये पोलराइजर है और एक एनालाइजर होता है, एनालाइज करने वाला कि पोलराइजेशन हुआ कि नहीं। एक पोलराइजर हुआ, तो जब प्लेन पोलराइज लाइट, इसे पोलराइज से निकला लाइट, वो प्लेन पोलराइज लाइट है, उसकी इंटेंसिटी मान लीजिए कि I नॉट है। अभी दिखा था ना मैं I नॉट यहाँ। तो ये पोलराइज लाइट जब किसी एनालाइजर पे इंसिडेंट होता है, देखिए पोलराइजर का जो एक्सिस है, यानी ये खड़ी वो ऐसे है, ऐसे एक्सिस है ना पोलराइजर का, ऐसे। इससे थोड़ा तिरछा हम एनालाइजर को रखते हैं। ये हमारा दिखा देते हैं, हमारा वेव ऐसे है, देख रहे हैं ना आप लोग, ऐसे हमारा वेव चल रहा है। एक और दिखा देते हैं, इसका इंटेंसिटी कितना है I नॉट। अभी इंसिडेंट होता है किसी एनालाइजर पर, प्लेन पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हो रहा है किसी एनालाइजर पर। अब एनालाइजर हम बनाते हैं, कोशिश तो करते हैं अच्छा बनाऊं, लेकिन उतना अच्छा चित्र बन नहीं पाता है। ऐसा देखा है कि जैसे चलनी की तरह मोटा है किनारा। अब देखो इसका एक्सिस ऐसे वर्टिकल था, इसका एक्सिस थोड़ा तिरछा है, देखो ऐसे दिखा है, दिख रहा है ना तिरछा। इसका एक्सिस था, ये किसका एक्सिस था? पोलराइजर। ये हमारा एनालाइजर का ये एक्सिस है, एनालाइजर। तो एनालाइजर
का ऐसे रिप्स होगा, मतलब पोलराइजर ही एनालाइजर है। एक दूसरा पोलराइजर लिया जो उसको थोड़ा तिरछा घुमा के रखा, तो वही एनालाइजर का काम किया। बात समझ रहे हैं? जो चीज पोलराइजर है वही चीज एनालाइजर है, बस ऐसा ही एक लिया, उसको थोड़ा सा घुमा के रखा, इसको थोड़ा सा किनारा से बना रखे हैं। बात समझ रहे हैं? और पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का जो एंगल है, एंगल वो कितना है? तो थीटा है। हम इसे दिखाना चाहते हैं, मान लीजिए एंगल थीटा है। पोलराइजर से एनालाइजर कितना कौन सा घुमा हुआ है? थीटा एंगल है। थीटा क्या है? एंगल है बिटवीन पोलर एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। ऐसे पोलराइजर एनालाइजर लिख सकते हैं, एंड एनालाइजर। तो कहता है कि एनालाइजर से जो इंटेंसिटी निकलेगा लाइट का, इससे जो बाहर निकलेगा लाइट, तो उसका जो इंटेंसिटी होगा, इसे निकलेगा तो थोड़ा तिरछा हो जाएगा ना, जो निकलेगा वो इंटेंसिटी समानुपाती होगा इस पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में जो एंगल है, उस एंगल के कोसाइन के स्क्वायर के। कोसाइन मतलब cos का स्क्वायर होगा I प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा, यानी I प्रोपोर्शनल से हटाएंगे तो I नॉट, चूंकि इंटेंसिटी जो इंसिडेंट हो रहा है इस पर एनालाइजर को, वो I नॉट है, I नॉट cos स्क्वायर। यही है मॉडल। बात समझिए? इसको हम भाषा में लिखेंगे, अभी इसको हम लैंग्वेज लिखेंगे इसी बात को यहां पर। When a beam, ये मॉडल लिख रहे हैं, when a beam of completely plain polarized light, completely plain polarized light incident on किस पर? An analyzer, then the resultant intensity, resultant intensity किसको कह रहे हैं? इसको। the resultant intensity I of the light, transmitted through, transmit करना मतलब बाहर निकलना, transmitted through the analyzer is proportional, is directly proportional to the square of, देखते हैं, square of cosine of the angle between polarizer and analyzer, that is, अर्थात that is क्या होगा? I प्रोपोर्शनल टू जो एंगल है उसका कोसाइन, यानी cos स्क्वायर थीटा, यानी I इक्वल टू I नॉट, where ये I नॉट क्या है? where I नॉट क्या है? इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट या लाइट इंसिडेंट ऑन एनालाइजर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन एनालाइजर। यहां से निकलेगा ना, वो कुछ इस तरह से निकलेगा, इससे थीटा पर बना करके, और जो इंटेंसिटी हो रहा है वो कुछ इस तरह से। बात समझ रहे हैं? यही मॉडल है। ये आपके एग्जाम में पूछता है 2 नंबर में, 2 मार्क्स में। नोट कर लीजिए। ओके, तो मॉडल में कुछ खास था नहीं। कैसे इसको घुमाने पर इंटेंसिटी में परिवर्तन होता है उसका एक नियम है।
देखिए इसको थोड़ा सा इजीली समझिए कि आखिर ये था क्या। तो ये देखिए हमने लाइट को पोलराइज कर लिया, अब हम एनालाइजर को घुमाएं मतलब या किसी ऑब्स्टिकल को घुमाएं तो इंटेंसिटी कितना वेरी करेगा उसका ही नियम बता रहा है कि पोलराइजर और एनालाइजर के बीच जो एंगल है उस एंगल के cos स्क्वायर साइन से अनुपातिक होता है क्रिएटेड इंटेंसिटी। ये बात समझा रहा है। आप कभी गौर से देखिए किसी छेद से लाइट आ रहा हो, उसमें एक रुकावट डाल दी, धीरे 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 उसको बढ़ाइए तो लाइट का जो इंटेंसिटी किसी जगह पर पड़ रहा हो बढ़ता कैसे है, वही वो चीज वो मतलब देखिए प्रकाश कम मिल रहा है कहीं पर, जैसे जैसे छेद को बढ़ा रहा है तो ज्यादा मिल रहा है, तो ज्यादा कम जो मिलता है वही इंटेंसिटी बढ़ना या घटना हुआ। बात समझ रहे हैं ना, वही इंटेंसिटी का बढ़ना या घटना हुआ। तो वो किस हिसाब से बदलेगा तो वो एंगल में क्या रिलेशन है वो बता रहा है, और कोई नई बात नहीं है। इसी प्रकार से ब्रीविस्टर लॉ है। आप लोग को याद होगा जब आप लोग एक प्रॉब्लम हम कड़ी में बनाए होंगे शुरू के एक चैप्टर में, हम बोले होंगे कि अभी जो देख रहे हो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाने वाला क्वेश्चन था होगा। हम क्या ये क्वेश्चन जो बनाया हो वास्तव में ये ब्रीविस्टर लॉ है। तो क्या है वो यही है कि जब लाइट जो है पोलराइज लाइट किसी सरफेस पर पड़ेगा वहां से रिफ्लेक्शन होगा और ट्रांसमिशन होगा, तो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड रे एक दूसरे के लंबवत हो जाता है। और जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो वह कोण जिस पर लाइट को इंसिडेंट होने पर ऐसा होता है उसी एंगल को ब्रीविस्टर एंगल या पोलराइजेशन एंगल कहते हैं। ब्रीविस्टर एंगल या पोलराइजेशन एंगल कहते हैं। और उस एंगल का मान 10, अब मान लो एंगल अगर आईपी है, आई मतलब इंसिडेंट एंगल और पी मतलब पोलराइजेशन, आईपी है तो 10 आईपी बराबर म्यू, यानी ये सतह पर इंसिडेंट हो रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर होता है। ये ब्रीविस्टर लॉ। आइए देखते हैं इसको। रैनबो के बारे में भी हम बताएंगे, वो भी पूछता है कभी कभी के बोर्ड के एग्जामिनेशन में, और वैसे भी जानना भी चाहिए। ब्रीविस्टर लॉ, BREWSTERS, ब्रीविस्टर्स लॉ, ब्रीविस्टर का नियम। इसमें क्या होता है समझिए कि जैसे ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और इस पर कोई पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होगा, इस सतह पर वह कोण, वैसा कोण जिस कोण पर इंसिडेंट होने पर रिफ्लेक्टेड हुआ ना, और ट्रांसमिटेड, एक हम यहां ध्यान दीजिएगा, ये एकदम पोलराइज हो जाता है, कंप्लीटली पोलराइज हो जाता है, और ये हमारा उसी तरह का है। तो ये दोनों एक दूसरे पर लंबवत हो जाए वैसा कोण जिसके लिए ऐसा हो, ये तो जानते हैं कि ये एंगल भी तो वही होगा क्योंकि रिफ्लेक्शन हुआ है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ फोकस बराबर होता है। ये आईपी है तो ये भी आईपी होगा। तो वह कोण जिस पर ऐसा हुआ उसको एंगल ऑफ पोलराइजेशन यानी आईपी मतलब पोलराइजेशन कहते हैं, एंगल ऑफ पोलराइजेशन या ब्रीविस्टर एंगल कहते हैं। समझ रहे हैं? तो जिस कोण पर इंसिडेंट होने पर रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड एक दूसरे के लंबवत हो जाए उसी एंगल को ब्रीविस्टर एंगल या एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं। ये ब्रीविस्टर का नियम। और वो कितना के बराबर होगा, तो ये जो मीडियम है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि इधर ऊपर में एयर है, इधर का रिफ्रैक्टिव, ये कोई मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या तो 1 होगा। देख रहे हैं? तो ब्रीविस्टर लॉ क्या कहता है, लिखिए, लिख देते हैं। When the angle of incidence of unpolarized light on a refracting surface is such that इस प्रकार का हो, such that reflected and refracted and refracted beams becomes perpendicular to each other
then such angle of incidence is called angle of polarization और वीवेस्टर नाम है, वीवेस्टर एंगल। यहां पर देखिए क्या होगा, आप गौर से देखिए, यूजिंग स्नेल्स क्या होगा, देखिए गौर से, ऊपर में 1 इंटू साइन आई पी, ये हमारा वीवेस्टर एंगल है, म्यू इंटू साइन, ये 19 है, सॉरी इसको तो आर कहेंगे ना, इसको आर कहेंगे ना, यानी साइन आई पी बराबर म्यू साइन, एक रिलेशन आ गया। अब देखिए एक सरल रेखा पर एंगल 180 का बनता है, आई पी प्लस 90 प्लस आर क्या होगा, 180, एंड आई पी प्लस आर प्लस 90 बराबर 180, यानी आई पी प्लस आर बराबर 90 या आर बराबर 90 माइनस आई पी। अब आर का मान रख लीजिए 1 में, इसीलिए फ्रॉम 1 सेंटर टेक से क्या हो जाएगा, साइन आई पी बराबर न्यू साइन, आर का मान कितना 90 माइनस आई पी, समझ में आया। आइए क्या होगा, कॉस आई पी, साइन आई पी बराबर न्यू कॉस आई पी, बाद क्या होगा, टेन आई पी बराबर न्यू, ये देखो भैया मैं बोल रहा था ना, मैं डेफिनेटली बराबर, यानी आई पी बराबर एंगल या एंगल प्लस बराबर ये हमारा दिस इज वीवेस्टर एंगल या एंगल प्रोजेक्शन, ये वीवेस्टर लॉ है, ये भी शॉर्ट आंसर पूछता है। आज यहीं तक रहने देते हैं, और इससे आगे की बातें जो है वो अगली क्लास में देखेंगे, जिसमें हम लोग रेनबो वगैरह के बारे में देखेंगे, और उसके बाद जाकर के हमारा मॉडर्न फिजिक्स शुरू हो जाएगा। ओके।